Good evening all of you. In today's lecture we will start ITF inverse trigonometric function. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ITF inverse trigonometric function. हम 11th में फंक्शन तो पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ चुके हैं. अब हमें क्या पढ़ना है, उसका इन्वर्स पढ़ना है. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा फंक्शन का रिवीजन करवा देता हूं कि फंक्शन हमने क्या क्या पढ़ा था. तो फंक्शन का डेफिनेशन लिखिए क्या होता है. फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन इज अ रूल और मैपिंग और correspondence in which every element of set A has one and only one image in set B. It is denoted by function defined from set A to set B. क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से. फंक्शन जो है एक रूल है, मैपिंग है या कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होगा और केवल एक इमेज होगा. सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होगा और केवल एक इमेज होगा. सेट ए को बोला जाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन. क्या बोला जाता है? डोमेन. और सेट बी को क्या बोला जाता है? कोडोमेन. सेट बी को क्या बोला जाता है? कोडोमेन. कंप्लीट सेट ए इज कॉल्ड डोमेन एंड द कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन. अब हम समझते हैं कि फंक्शन है क्या डिटेल में, ठीक है ना. तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? ए फंक्शन इज ए रूल और मैपिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. इसका क्या मतलब है ये समझते हैं. समझिएगा ध्यान से. ये सेट ए है, ये सेट बी है और फंक्शन अपना डिफाइंड है ए से बी में. समझिएगा ध्यान से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सेट ए का कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी. सेट बी में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5. ए का इमेज जो है 1 है, बी का इमेज जो है 2 है, सी का इमेज जो है 3 है, डी का इमेज जो है 4 है. क्या ये फंक्शन है? हाँ है, क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज है और केवल एक इमेज है. ऐसे भी समझ सकते हैं सेट ए को मैं सन मानता हूं और सेट बी को मैं फादर मानता हूं. फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है ये फंक्शन, कैसे समझते हैं. समझिएगा ध्यान से. ये सेट क्या है? सन है. ऐसे मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट और ले लिया मैंने और ई का इमेज जो है 4 है. अब समझिएगा ध्यान से. अलग अलग ये फंक्शन है कि नहीं? तो ये फंक्शन है. कैसे है फंक्शन? समझिएगा ध्यान से. अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, अलग अलग बेटा का सेम बाप हो सकता है. ये सन है, इसका एक फादर है, ये सन है, इसका एक फादर है, ये सन है, इसका एक फादर है. ये दो सन है जिसका सेम फादर कौन सा है? 4 है. समझिएगा ध्यान से. ये सेट ए है, ये सेट बी है. 1 2 3 4. इसमें मान लीजिए सेट बी में ए है. आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है. अलग अलग सेट ए के अलग अलग एलिमेंट का इमेज है और केवल एक इमेज है. अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है. ये सन है, ये फादर है. अलग अलग
बेटा का सेम बाप हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग सन का सेम फादर हो सकता है, तो ये फंक्शन है। ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे समझिएगा ध्यान से। ये एफ है, ए का इमेज 1 तो ए कॉमा 1, बी का इमेज 2 तो बी कॉमा 2, सी का इमेज 3 तो सी कॉमा 3, डी का इमेज 4 और ई का इमेज 4 है। कोई आपसे पूछेगा कि फंक्शन की डोमेन क्या है, तो ये कंप्लीट सेट ए जो है फंक्शन का क्या है, डोमेन है, और जो कंप्लीट सेट बी है फंक्शन का कोडोमेन है। कंप्लीट सेट बी क्या है, फंक्शन का कोडोमेन है। और सेट बी में जिस जिस एलिमेंट को तीर लगा हुआ है, सेट बी में जिस जिस एलिमेंट को तीर लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, कोई मुझसे पूछेगा कि डोमेन बताओ फंक्शन का क्या है, तो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ए बी सी डी ई। ये क्या हो गया, फंक्शन का डोमेन हो गया। फंक्शन का कोई बोलेगा कि रेंज बताओ क्या है, तो रेंज क्या हो जाएगा, समझना ध्यान से। सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है जिसको तीर लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो रेंज हो गया 1 2 3 4। और कोडोमेन पूछेगा फंक्शन का क्या है, तो कंप्लीट सेट बी जो है, कोडोमेन जो हो जाएगा कंप्लीट सेट बी, दैट इज 1 2 3 4 5। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं कि फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए से सेट बी फंक्शन डिफाइंड है अपना। चेक करते हैं फंक्शन है कि नहीं। यहां ए है 1 2 3 4, बताइए फंक्शन है या नहीं है, सोच के। फंक्शन ये नहीं है, क्यों नहीं है, एक एलिमेंट का 4 इमेज हो गया, और अगर आप सन फादर से समझना चाहते हैं तो एक ऐसा बेटा है जिसका 4 बाप है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो मेरे समझ से फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। नोट करके लिखने वाली क्या बात है कि फंक्शन में कन्वर्जेंस तो अलाउ है लेकिन डाइवर्जेंस अलाउ नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूं समझिएगा ध्यान से। ए से भी फंक्शन डिफाइंड है। यहां पे मान लीजिए कि 1 2 3 4 सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो दिया हुआ है मान लीजिए ए। ये फंक्शन है या नहीं है, तो ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता है। तो नोट करके लिखना है आपको, इन फंक्शन convergence is allowed but divergence is not allowed, divergence is not allowed। तो फंक्शन क्या था, फंक्शन हमने क्या सीखा, फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रूल है, एक मैपिंग है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए को बोला जाता है डोमेन, कंप्लीट सेट बी को बोला जाता है कोडोमेन, और सेट बी में जिस जिस एलिमेंट को तीर लगा होता है उसको बोला जाता है रेंज, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। 1 1, फिर होता है आपका मैनी 1, होता है ऑन टू, और फिर होता है इन टू। 4 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। कैसे कैसे समझिएगा ध्यान से। 1 1 ऑन टू, दूसरा क्या हो सकता है, 1 1 ऑन टू,
फिर क्या बन सकता है 1 1 इंटू, फिर क्या बन सकता है मैनी 1 ऑन 2, फिर क्या बन सकता है मैनी 1 इंटू। यही 4 पेयर जो है पॉसिबल है अपना, क्या क्या 1 1 ऑन 2, 1 1 इंटू मैनी 1 ऑन 2, मैनी 1 इंटू, बस 4 पेयर बनेंगे, क्या क्या 1 1 ऑन 2, 1 1 इंटू मैनी 1 इंटू मैनी 1 1 ऑन 2। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं कि क्या है, ठीक है। 4 पेयर बनेंगे, क्या क्या फंक्शन कितने होंगे 4, 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इंटू। अब पेयर क्या क्या बनेंगे, फंक्शन या तो 1 1 ऑन 2 हो सकता है, या फंक्शन 1 1 इंटू हो सकता है, या फंक्शन मैनी 1 इंटू हो सकता है, या फंक्शन मैनी 1 ऑन 2 हो सकता है। तो एक एक करके चारों को समझते हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं यह फंक्शन कौन सा है। फंक्शन ए से बी डिफाइंड है, 1 2 3 4, ए बी सी डी ई। वन का चक्कर एक, ए से 2 का चक्कर बी से, 3 का चक्कर सी से, 4 का चक्कर डी से। आप समझिएगा ध्यान से कि यह फंक्शन है कि नहीं है। सबसे पहले फंक्शन तो है, क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, तो इमेज है और केवल एक इमेज होना चाहिए, सही है। अब समझिएगा ध्यान से फंक्शन किस टाइप का है, ये फंक्शन किस टाइप का है, तो समझिएगा ध्यान से किस टाइप का यह फंक्शन है। एक का चक्कर एक से चल रहा है, एक का चक्कर एक से चल रहा है, तो सबसे पहले फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। अब क्या सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको तीर नहीं लगा हुआ है, हां सेट बी में अगर सेट बी में ऐसा एक भी एलिमेंट क्लेम कर रहा है कि भैया मुझे तीर नहीं लगा हुआ है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा इनटू। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर सेट बी का एक एलिमेंट भी बोल दिया कि मुझे तीर नहीं लगा हुआ है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा इनटू। तो इस सेट बी में ये ई एलिमेंट ऐसा है जिसको तीर नहीं लगा है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया इनटू हो गया। तो 1 1 इंटू, फंक्शन कैसा हो गया 1 1 इंटू। अब समझिएगा ध्यान से, अच्छा क्या उल्टा फंक्शन डिफाइंड है क्या बी से, क्या उल्टा फंक्शन बी से ए डिफाइंड है क्या। अगर कोई मैं फंक्शन जी डिफाइंड करना चाह रहा हूं बी से, तो क्या फंक्शन डिफाइंड होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस एलिमेंट का कोई इमेज ही नहीं है, इस एलिमेंट का कोई इमेज है क्या, नहीं। तो उल्टा फंक्शन डिफाइंड बी से ए नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं, ये ए ये बी, फंक्शन ए से बी डिफाइंड है 1 2 3 4 ए। ये बताइए ये फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन तो है। बहुतों का चक्कर एक से चल रहा है, बहुतों का चक्कर एक से चल रहा है, ये क्या हो गया मैनी 1, बहुतों का चक्कर एक से मैनी 1। सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको तीर नहीं लगा है, नहीं, सेट बी में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जिसको तीर नहीं लगा है। तो जो फंक्शन की डोमेन है, जो फंक्शन की कोडोमेन है, आज वो रेंज के इक्वल है। तो समझना ध्यान से, अगर फंक्शन की रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो गया, अगर फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया, तो कहा जाएगा कि फंक्शन जो है ऑन टू है। अगर फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया, तो कहा जाएगा कि फंक्शन क्या है ऑन टू है। और अगर रेंज सबसेट है कोडोमेन का, अगर रेंज सबसेट है कोडोमेन का, तो कहा जाएगा कि फंक्शन कैसा है इनटू है। कैसा कहा जाएगा इनटू है। तो सेट बी में जो है, कंप्लीट सेट बी को क्या बोलते हैं कोडोमेन, कंप्लीट सेट बी को क्या बोलते हैं कोडोमेन। और सेट बी में एक ही एलिमेंट है और उसको तीर लगा हुआ है, तो आज फंक्शन की कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल है। और अगर फंक्शन की कोडोमेन रेंज के इक्वल है, तो फंक्शन कैसा हो गया ऑन टू हो गया। तो आज ये फंक्शन कैसा हो गया मैनी 1 ऑन टू हो गया। आज ये फंक्शन कैसा हो गया मैनी 1 ऑन टू। अच्छा, उल्टा फंक्शन डिफाइंड है क्या, अगर मैं कोई फंक्शन जी डिफाइंड करना चाह रहा हूं सेट बी से सेट ए, अगर मैं कोई फंक्शन जी डिफाइंड करना चाह रहा हूं सेट बी से सेट ए, तो क्या फंक्शन डिफाइंड होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, डाइवर्जेंस हो गया। उल्टा फंक्शन डिफाइंड है क्या, नहीं। एक एलिमेंट का 4 4 इमेज है,
मैं फंक्शन अगर बी से ए डिफाइंड करना चाह रहा हूं तो क्या डिफाइंड होगा, क्या नहीं, तो उल्टा फंक्शन बी से ए डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। अब हम तीसरा केस लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये सेट ए है, ये सेट बी है, फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी। समझिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 ए बी सी डी 5। समझिएगा ध्यान से, ये फंक्शन कौन सा है, आपको बताना है कि ये फंक्शन कौन सा है। समझिएगा ध्यान से, फंक्शन ए से बी डिफाइंड है, अलग अलग एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का इमेज है, हाँ है। देखो, अलग अलग बेटा का सेम बाप हो सकता है, तो 1 और 2 का सेम इमेज है ए, तो ये फंक्शन तो है। अब सुनना ध्यान से, फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है, तो अलग अलग का चक्कर सेम से चल रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, अलग अलग दो एलिमेंट का सेम इमेज है, तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1 हो गया। फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1 हो गया। अब सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट है, सेट बी में क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको तीर नहीं लगा हुआ है, नहीं। आज कंप्लीट सेट बी जो है, कंप्लीट सेट बी जो है, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो सबको क्या है, एरो लगा हुआ है। तो आज जो फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है, और अगर फंक्शन की जो रेंज है कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन को क्या कहा जाएगा, ऑन टू कहा जाएगा। तो आज ये फंक्शन मेनी ऑन टू हो गया। तो 3 बातें हो गई, लास्ट बातें देखते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या उल्टा फंक्शन बी से ए अगर मैं डिफाइंड करना चाह रहा हूं कोई जी फंक्शन, क्या उल्टा फंक्शन जी बी से ए डिफाइंड होगा, क्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 2 इमेज है ए का। अगर मैं फंक्शन बी से ए डिफाइंड कर रहा हूं तो अब ए का इमेज कौन सा हो गया, 1 और 2, 2 इमेज हो गया, तो फंक्शन में डाइवर्जेंस अलाउ नहीं है, तो उल्टा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब ये फंक्शन बताना आप, ये सेट ए सेट बी, फंक्शन डिफाइंड है ए से बी, ए बी सी डी 1 2 3 4। हर एक एलिमेंट का, सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है और केवल एक इमेज है, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो ये फंक्शन तो 1 1 तो है। अच्छा, सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट है, सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको तीर नहीं लगा है, एरो नहीं लगा है, नहीं। सेट बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको एरो नहीं लगा हुआ है, तो आज जो फंक्शन की जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल है, जो फंक्शन की कोडोमेन है वो फंक्शन के रेंज के इक्वल है। तो आज ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 ऑन टू। तो समझना ध्यान से, यहां से इनवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। क्या, अगर मैं उल्टा फंक्शन कोई जी डिफाइंड करना चाह रहा हूं बी से, तो क्या फंक्शन डिफाइंड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इमेज है और केवल एक इमेज है। तो आज ये फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन टू है, और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है उसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन का हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ऊपर में ये फंक्शन भी था 1 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, और ये क्या था 1 1 ऑन टू। तो ये 1 1 ऑन टू, ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही क्या निकलता है, इनवर्स निकलता है, ठीक है ना। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, समझिएगा ध्यान से। अब तो हुआ क्या, जो बाइजेक्टिव फंक्शन था, समझिएगा ध्यान से, ए बी फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी में, 1 2 3 4 ए बी सी डी। फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में। अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, समझिएगा ध्यान से।
जो फंक्शन है 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा सी और 4 कॉमा डी हो गया। ठीक है, अगर मैं उल्टा फंक्शन डिफाइन करना चाह रहा हूं, कोई जी फंक्शन कहां से कहां डिफाइन करना चाह रहा हूं, बी से ए, मतलब अब जो पहले क्या था, ये सब इनपुट था, ये सब क्या था, इनपुट था, और सेट बी में जितने भी एलिमेंट थे क्या थे, वो आउटपुट थे। अब जब मैं फंक्शन बी से ए डिफाइंड कर रहा हूं, तो अब फंक्शन में इनपुट क्या जाएगा, ए बी सी डी, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 2 3 4। समझिएगा ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं। पहले मैं फंक्शन डिफाइंड किया था ए से बी, तो अगर मैंने फंक्शन डिफाइंड किया था ए से बी, तो आज मेरे लिए ये डोमेन था और ये रेंज था। रेंज बोल लीजिए या कोडोमेन बोल लीजिए, क्योंकि रेंज और कोडोमेन अब क्या है, इक्वल है। तो पहले मेरे लिए फंक्शन क्या था, फंक्शन का डोमेन ये था, रेंज ये था। जब मैंने उल्टा फंक्शन डिफाइंड किया बी, तो आज मेरे लिए डोमेन क्या हो जाएगा, सेट बी, और रेंज क्या हो जाएगा, सेट ए। तो अब समझिएगा, इसी को बोलते हैं जो जी फंक्शन आएगा, जो जी फंक्शन आएगा उसको कैसे लिखेंगे समझिएगा ध्यान से। अब इनपुट क्या जाएगा ए, तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, इनपुट क्या जाएगा बी, तो आउटपुट क्या मिलेगा 2, इनपुट क्या जाएगा सी, तो आउटपुट क्या मिलेगा 3, और इनपुट जाएगा डी, तो आउटपुट मिलेगा 4। इसका क्या मतलब हुआ कि जब फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है। जो एफ की डोमेन थी वो जी का क्या बन गया, रेंज, और जो एफ का रेंज था वो जी का क्या बन गया, डोमेन। मतलब जब फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है, और जी को ही बोला जाता है एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स आ जाएगा ए कॉमा 1, बी कॉमा 2, सी कॉमा 3, डी कॉमा 4। ये आ गया आपका एफ इनवर्स। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, अब हम इनवर्स के डेफिनेशन पे आते हैं। समझिएगा ध्यान से क्या है। तो आज कोई बोलेगा कि एफ इनवर्स का डोमेन क्या है, तो एफ इनवर्स का डोमेन आ गया ए बी सी डी। कोई बोलेगा एफ इनवर्स की रेंज क्या है, तो 1 2 3 4। समझिएगा ध्यान से, जो एफ का डोमेन था वो जी का क्या बन गया, रेंज, और जो एफ का रेंज था वो जी का क्या बन गया, डोमेन। मतलब जब हम इनवर्स निकालते हैं तो फंक्शन का डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। मतलब उसके कोऑर्डिनेट आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर है आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। अब समझिएगा ध्यान से क्या है इनवर्स फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, फंक्शन में इनपुट डाला x, तो आउटपुट मुझे मिला y एफ ऑफ x। फंक्शन में इनपुट गया x, तो आउटपुट क्या आया, y एफ ऑफ x। अगर मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना चाह रहा हूं g, अगर मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना चाह रहा हूं g जिसमें इनपुट गया y, जिसमें इनपुट गया y, g में इनपुट गया y, तो आउटपुट क्या आएगा x, देन g is called inverse of f। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है a से b में, तो उसका इनवर्स जो होगा g is equal to f इनवर्स डिफाइंड फ्रॉम सेट b टू सेट a। समझ में आया, फंक्शन में इनपुट डाला x, तो आउटपुट आया y। अब अगर मैं उल्टा फंक्शन डिफाइंड कर रहा हूं, फंक्शन में इनपुट गया y, तो आउटपुट क्या आएगा x, g बराबर, देन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, दैट इज g बराबर आ जाएगा f इनवर्स। मतलब f इनवर्स y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। अब हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं, अब हम आ जाते हैं इनवर्स। हमें तो इनवर्स पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री का, ये चीजें तो फंक्शन की थी जो बेसिक्स थी, तो आपको क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं
इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो समझिएगा ध्यान से क्या है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले मान लीजिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं अपने नेचुरल डोमेन में, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं अपने नेचुरल डोमेन में मैनी वन होते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, जैसे मान लो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर और एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स। अब समझिएगा ध्यान से, क्या सुनिएगा ध्यान से, ये एक्स एक्सिस हो गया एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये लाइन है y इज इक्वल टू 1 और ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू -1 और ये लाइन है y इज इक्वल टू 0। साइन का ग्राफ खींच रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, ये ओरिजिन है। आज कोई पूछेगा कि ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी वन है, तो सुनिएगा ध्यान से कैसे समझेंगे। 1 1 चेक करने का तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास एक कोई फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है और y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। और आपको अब चेक करना है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है 1 1 है कि मैनी वन है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचिए आप, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया आपने, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया आपने और अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन जो है मैनी वन है। क्यों? अलग अलग इनपुट पे, ये मान लीजिए कि x1 है, ये मान लीजिए x2 है और ये आउटपुट y है मान लीजिए, तो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है। अलग अलग इनपुट पे अलग अलग, ये x1 है, ये x2 है और ये y है, अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा हो गया मैनी वन हो गया। तो ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है मैनी वन है? Draw any line parallel to x-axis. If that line cuts the graph at more than 1 points, then the function will be many one. Otherwise, function will be 1 1. अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू आपने x एक्सिस ड्रा किया, अगर वो ग्राफ को एक जगह पे कट कर रहा है तो वो 1 1 है, अदरवाइज फंक्शन कैसा है मैनी वन है। अब समझिएगा ध्यान से, क्या समझना है। मैंने कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रा कर दिया, y इज इक्वल टू 1/2। ये लाइन ग्राफ को कितने जगह पे कट कर रहा है? बहुत जगह पे कट कर रहा है। पहला पॉइंट y बराबर 1/2 है, इसका मतलब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/6 पे। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/6 पे। और ये दूसरी वैल्यू क्या आएगी? पाई माइनस π/6, 5/6। मतलब अलग अलग इनपुट के लिए क्या मिल रहा है? सेम आउटपुट मिल रहा है। अलग अलग π/6, 5π/6 पे आउटपुट क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। मतलब ये फंक्शन क्या है? मैनी वन है। मैनी वन फंक्शन का इनवर्स निकलता नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि मैनी वन फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलता है। तो सबसे पहले इस फंक्शन जो मैनी वन है इसको क्या बनाना पड़ेगा? 1 1 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जो ये फंक्शन मैनी वन है इसको क्या बनाना पड़ेगा? 1 1 बनाना पड़ेगा। तो अब सुनिएगा ध्यान से, इस फंक्शन को हम 1 1 कैसे बनाएंगे। ये वाला पॉइंट जो है आपका -π/2 है, ये वाला पॉइंट जो है आपका π/2 है। अगर मैं सिर्फ ग्राफ का, समझिएगा ध्यान से, अगर मैं ग्राफ का सिर्फ इतना सा पोर्शन लूं, अगर मैं ग्राफ का सिर्फ इतना सा पोर्शन लूं, ये वाला बस इतना सा पोर्शन, समझिएगा ध्यान से, अगर मैं ग्राफ का सिर्फ इतना सा पोर्शन लूं, तो आज कोई भी लाइन आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉप कीजिए, मैंने x की बस इतनी सी वैल्यू ली है -π/2 से लेकर π/2 तक, तो मेरा ग्राफ सिर्फ आज इतना सा है।
अब मैं कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा कर रहा हूं तो ग्राफ को केवल एक जगह पे कट कर रहा है। तो आज ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। मतलब फंक्शन की डोमेन को मैंने कट करके कर दिया क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। फंक्शन की डोमेन को मैंने कट करके क्या कर दिया, -π/2 से π/2। तो मैंने फंक्शन को क्या बना दिया, 1 1 तो बना दिया। अब फंक्शन की रेंज क्या है, -1 से 1, तो इसके को डोमेन को कट करके कर दिया मैंने -1 से 1। इसके को डोमेन को कट करके कहां से कहां कर दिया, -1 से 1। तो साइन की रेंज क्या है, -1 से 1। तो आज फंक्शन 1 1 भी हो गया। और फंक्शन ग्राफ की जो हाइट है क्या बताती है, उसकी रेंज बताती है। ग्राफ की जो हाइट है क्या बताती है, उसकी रेंज बताती है। तो ग्राफ की हाइट जो है कहां से कहां तक है, -1 से 1 है। तो आज ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। अब ये फंक्शन जो है साइन फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अच्छा, कोई बच्चा ये बोलेगा कि अगर मैं π/2 से लेकर π/2 3π/2, अगर कोई बंदा ये बोलेगा, बच्चा ये बोलेगा, कोई स्टूडेंट कि मैं इतना सा पोर्शन ले रहा हूं, फिर भी आज फंक्शन 1 1 है, सही बात है। कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा कर लो। तो डोमेन क्या हो जाएगा अपना, समझना ध्यान से। डोमेन क्या हो जाएगा अपना, समझना ध्यान से। डोमेन हो जाएगा अपना π/2 से लेकर क्लोज्ड इंटरवल π/2 से 3π/2। लेकिन अब हर बच्चा तो अलग अलग डिफाइन करेगा। कोई डिफाइन करेगा -π/2 से π/2, कोई बच्चा डिफाइन करेगा π/2 से 3π/2। इसलिए स्टैंडर्ड लिया गया है -π/2 से π/2 को। क्या लिया गया है, -π/2 से π/2 को क्या लिया गया, स्टैंडर्ड लिया गया है। तो जो फंक्शन की डोमेन थी उसको मैंने कट करके क्या कर दिया, -π/2 से π/2, और जो फंक्शन की कोडोमेन थी उसको कट करके कहां कर दिया, -1 से 1। तो आज ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो मैंने ग्राफ का बस इतना सा पोर्शन लिया, तो आज फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव। तो अब मैं इस फंक्शन का क्या निकाल सकता हूं, इनवर्स निकाल सकता हूं। तो जब मैं इस फंक्शन का इनवर्स निकालूंगा, जो साइन फंक्शन था डिफाइंड था क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2 टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1, जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो साइन इनवर्स जो हो जाएगा वो डिफाइंड होगा। जब इनवर्स निकालते हैं जो फंक्शन का डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है, और जो फंक्शन का रेंज होता है वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। तो साइन इनवर्स डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 से 1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं, तरीके से समझाता हूं, समझिएगा ध्यान से आप। ये x, ये x डैश, ये y डैश, 0, ये लाइन है आपका y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, और ये लाइन है आपका y इज इक्वल टू -1। समझिएगा ध्यान से, मैं ग्राफ खींच रहा हूं। π/2 और ये माइनस का π/2। आज ये मेरा फंक्शन 1 1 भी है, आज ये मेरा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जो साइन फंक्शन मेरा डिफाइंड है वो डिफाइंड है कहां से कहां तक, जो x की वैल्यू है उसको डोमेन बोलते हैं। जो x की वैल्यू उसको डोमेन बोलते हैं। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 टू जो फंक्शन की हाइट है उसकी रेंज बताती है। जो फंक्शन की हाइट है उसकी क्या बताती है, रेंज। तो ये फंक्शन की रेंज कहां से कहां तक है, ये वाला पॉइंट 0, -1 और ये वाला पॉइंट 0, 1। तो y एक्सिस पे जो वैल्यू है वो रेंज बताती है। तो फंक्शन की रेंज कहां से कहां तक है, -1 से 1। क्योंकि आज ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो इस साइन फंक्शन का अब इन्वर्स निकाला जा सकता है।
तो जब इन्वर्स निकालते हैं तो जो साइन इन्वर्स डिफाइंड होगा अपना, जो साइन इन्वर्स डिफाइंड होगा, जो साइन इन्वर्स डिफाइंड होगा अपना, वो कहां से कहां हो जाएगा? जो साइन की डोमेन है वो साइन इन्वर्स की रेंज बन जाएगी, और जो साइन की रेंज है वो साइन इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। मतलब -1 से 1 टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2। तो साइन इन्वर्स का डोमेन क्या हो गया? -1 से 1, और रेंज क्या हो गया? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। और इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इसी को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, PVR। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो गया? क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1, और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या हो गया? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। समझ में आया? ये किसकी कहानी थी? साइन इनवर्स की। ठीक है ना? अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं तो समझिएगा ध्यान से। ग्राफ ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, एक पॉइंट है, ग्राफ ऑफ fx एंड f इनवर्स x आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y बराबर x। ग्राफ ऑफ fx एंड f इनवर्स x आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y बराबर x। y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज होता है fx और f इनवर्स x का ग्राफ। मतलब अगर मैं y बराबर x का लाइन खींचूं यहां से, ये y बराबर x का ग्राफ है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। समझिएगा ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं। ये y बराबर x का ग्राफ है। याद रखना, y बराबर जो साइन का ग्राफ है, वो जो साइन का ग्राफ है वो y बराबर x से हमेशा नीचे ही रहेगा। जो y बराबर x का ग्राफ है वो हमेशा ऊपर रहेगा साइन x के ग्राफ से। तो जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज कुछ ऐसा आएगा। अलग से मैं बना के दिखाता हूं इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समझिएगा ध्यान से। x, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन है। ये लाइन आपका है y इज इक्वल टू π/2, और ये लाइन हो गया आपका y इज इक्वल टू माइनस का π/2, और ये y बराबर 0। क्योंकि मैं y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ खींच रहा हूं, तो अब मेरा एक्सिस क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। एक्सिस क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। ये y बराबर π/2 और ये y बराबर -π/2। तो ग्राफ कैसा होगा साइन इनवर्स का? ये है ग्राफ y बराबर साइन इनवर्स x का। अब ये वाला जो पॉइंट होगा 1, ये वाला पॉइंट हो गया -1, ये वाला पॉइंट हो गया 0, π/2, और ये वाला पॉइंट हो गया 0, -π/2। मतलब जो फंक्शन की डोमेन है, जो फंक्शन की डोमेन है वो क्या है? -1 से 1। तो साइन इनवर्स जो डिफाइंड किया गया है उसकी डोमेन क्या हो गई? -1 से 1, और जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गई क्या हो गई? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है? तो ये तो साइन इनवर्स की क्या हो गई? सारी कहानी हो गई। तो कोई पूछेगा साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, इस रेंज को एक स्पेशल नाम दिया गया है PVR, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। अब बात आती है कि आपने y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज क्यों लिया? जो ग्राफ ऑफ fx एंड f इनवर्स x आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y बराबर x। हम y बराबर
एक्स के अबाउट एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का मिरर इमेज चुन लेते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये लाइन y बराबर x है और ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a, b, और ये मेरे लिए मिरर का काम कर रहा है। ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है? मिरर का काम कर रहा है। अब मुझे इस पॉइंट P का मुझे मिरर इमेज निकालना है। तो मैंने इसका कोऑर्डिनेट मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। इसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया? अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं मिरर के सामने 5 मीटर खड़ा हूं तो मेरा इमेज जो होगा 5 मीटर पीछे बन रहा होगा। मतलब ये वाला पॉइंट M जो है वो मिड पॉइंट का काम कर रहा होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, आप समझिएगा। किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 11th में आप स्ट्रेट लाइन डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें लाइन पर एक पॉइंट चाहिए होता है और उस लाइन का स्लोप चाहिए होता है। हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें लाइन पर एक पॉइंट चाहिए होता है और लाइन का स्लोप चाहिए होता है। तो समझिएगा ध्यान से, इस लाइन का स्लोप जो है, जो x का कोफिशिएंट है y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करेंगे तो यहां x का कोफिशिएंट m और यहां x का कोफिशिएंट 1, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? 1 हो गया। और हमें पता है कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के। तो एक लाइन का स्लोप 1 है तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -1, मतलब उसके परपेंडिकुलर लाइन का। इस लाइन का स्लोप कितना है? 1। तो इस लाइन का स्लोप जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? -1 के। किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, लाइन का स्लोप और लाइन पर एक पॉइंट। पॉइंट पता, स्लोप पता, लाइन की इक्वेशन पता। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू b इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू -1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू a हो गई। तो y माइनस b इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस a, तो x प्लस y की वैल्यू आ गई a प्लस b। एक इक्वेशन ये हो गया, रिश्ता नंबर 1। दूसरा इक्वेशन जो है अपना y बराबर x है, y इज इक्वल टू x, रिश्ता नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दो इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। y की जगह x रखा तो x प्लस एक्स की वैल्यू a प्लस b के इक्वल आ गई। तो 2x इज इक्वल टू a प्लस b, तो x की वैल्यू आ गई a प्लस b बाई 2। और y और x क्योंकि इक्वल है तो जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू होगी, तो y की भी वैल्यू आ जाएगी a प्लस b बाई 2। y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? a प्लस b बाई 2। ये चीज समझ में आया? तो x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस b बाई 2। तो हमने क्या किया, इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, ये वाला। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया a प्लस बी बाई 2 कॉमा a प्लस बी बाई 2। हमने क्या किया, इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। इस लाइन की इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, इस लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x। दोनों लाइन को हमने सॉल्व किया तो मुझे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब क्योंकि m जो है पॉइंट वो इस PQ का मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये मिरर है, तो मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। यही पर क्या आ चुके होते हैं, आप पढ़े हम स्ट्रेट लाइन में। तो सुनिएगा ध्यान से, क्या है आप समझिएगा ध्यान से। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रब करता हूं। मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है तो लगाते हैं हम। देखिएगा ध्यान से, m जो है मिड पॉइंट है, तो अगर m मिड पॉइंट है, अगर m मिड पॉइंट है तो समझिएगा ध्यान से, a प्लस अल्फा अपॉन में 2 किसके इक्वल आ जाएगा? a प्लस बी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू आ गई b। y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 b प्लस बीटा अपॉन में 2 किसके इक्वल आ जाएगा? a प्लस बी बाई 2। 2 से 2 गॉन, b से b गॉन, बीटा की वैल्यू क्या आ गई? a।
इसका मतलब पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, बी कॉमा ए। मतलब क्या हुआ, समझना ध्यान से। अगर मैं y बराबर x के अबाउट किसी पॉइंट का मिरर इमेज लेता हूं तो उसका कोऑर्डिनेट आपस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इनवर्स में यही तो हो रहा था। जब हम इनवर्स निकाल रहे थे तो कोऑर्डिनेट क्या हो, जो फंक्शन का x कोऑर्डिनेट था वो f इनवर्स का क्या बन रहा था, y कोऑर्डिनेट। और जो फंक्शन का y कोऑर्डिनेट था वो f इनवर्स का क्या बन रहा था, x कोऑर्डिनेट बन रहा था। तो समझना ध्यान से, जब हम y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज निकालते हैं तो जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट था वो क्या बन गया, y कोऑर्डिनेट। और जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट था वो क्या बन गया, x कोऑर्डिनेट। इसलिए जब हम मिरर इमेज निकालते हैं तो कोऑर्डिनेट आपस में y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज निकालते हैं तो कोऑर्डिनेट आपस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए जो ग्राफ खींचते हैं हम, पहले fx का ग्राफ खींचते हैं, उसके बराबर y बराबर x के अबाउट हम उसका क्या ले लेते हैं, मिरर इमेज। तो उसका क्या आ जाता है, इनवर्स आ जाता है। जैसे समझना ध्यान से, मान लो कि तुम्हारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है, तुम्हारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है, मान लो ये ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और तुम्हें बोल दिया इसका इन्वर्स का ग्राफ बनाओ, इसके इन्वर्स का ग्राफ बनाओ। तो क्या करना है, y बराबर x का लाइन खींचना है और इसका y बराबर x का अबाउट क्या ले लेना है, मिरर इमेज। तो इसका इन्वर्स कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ हो गया, एफ इनवर्स एक्स का। कोई दिक्कत, समझ में आया, क्लियर है यहां तक। फिर अब चलते हैं हम कॉस एक्स पे, साइन का काम हो गया, अब आ जाते हैं कॉस पे। तो समझना ध्यान से, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है कॉस एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस एक्स, ठीक है ना। चलो इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, बस अभी यहां तक पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ध्यान से समझना, बार बार पढ़ना, ध्यान से समझना। कोई डाउट हो कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर।